हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कॉमो प्रेम। और हमने स्टार्ट किया हुआ है इस्लाम का उदय और मध्यकालीन भारत का इतिहास हम पढ़ा रहे हैं, मेडिएवल हिस्ट्री। तो हमने सेकंड पार्ट में 8वीं शताब्दी के आरंभ में भारत की राजनीतिक दशा कैसी थी। उत्तर भारत के राज्य और दक्षिण भारत के राज्य दो तरह के हैं, उसमें ये हम स्टार्ट करने जा रहे हैं थर्ड पार्ट में। और सेकंड पार्ट में हमने 8वीं शताब्दी के आरंभ में भारत की राजनीतिक दशा ये मैंने पढ़ा दिया हुआ है। तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा सेकंड पार्ट का वीडियो का। और थर्ड पार्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उत्तरी भारत के राज्य से। तो उत्तरी भारत के राज्य में कौन कौन से राज्य आते हैं इसके बारे में डिस्कशन कर लिया जाए थोड़ा। तो कन्नौज का राज्य और मालवा राज्य, कश्मीर राज्य, अफगानिस्तान अथवा हिंदुस्तानी राज्य, सिंध का राज्य और बंगाल के राज्य, नेपाल और आसाम का राज्य, ये सारे राज्य जो हैं हमारे उत्तर भारत के राज्य में आते हैं। ठीक है, तो कन्नौज के राज्य से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। कन्नौज के राज्य में क्या क्या हुआ था। 8वीं शताब्दी के ईस्वी के शुरुआत में भारत का सबसे महत्वपूर्ण राज्य निश्चय ही कन्नौज का राज्य था। इस पर एक प्रसिद्ध राजा यशोवर्मन शासन करता था। वर्धन साम्राज्य का पतन तथा छिन्न हो जाने के बाद यह यशोवर्मन ही था जिसने एक बार फिर से कन्नौज को इसकी पहली शान तथा चमक दमक पर पहुंचा दिया। वह एक शूरवीर सेनापति योद्धा था जिसने भारत में एक बहुत बड़े भाग को जीता और जिसके अधीन कन्नौज का राज्य उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में नर्मदा तक जा पहुंची और पूर्व में बंगाल से लेकर पश्चिम में धानेश्वर तक फैल गया। वह एक सफल शासन प्रबंधक था तथा एक महान ज्ञान संरक्षक भी था, जिसके काल में प्रसिद्ध नाटककार और भवभूति फूला फला भी था और एक नाटककार भी था। वह निश्चय ही एक बहुत बड़ा शासक था जिसको बाद में कश्मीर के ललितादित्य ने हराकर मार डाला। ललितादित्य ने ये विश्ववर्मन को मार डाला युद्ध में। और अब हम आते हैं मालवा राज्य में। मालवा राज्य में वर्धन साम्राज्य के टूट जाने पर जो अनेक स्वतंत्रता राज्य खड़े हो गए, उनमें मालवा राज्य का एक था जो कि कम महत्व नहीं रखता था। उज्जैन को इसकी राजधानी बनाकर राजपूतों के प्रतिहार वंश ने मालवा पर शासन किया। प्रतिहारों का शासन मारवाड़, बड़ौच तथा आसपास के अन्य प्रदेशों तक भी फैल गया। जुनैद के नेतृत्व में अरब आक्रमणकारियों ने प्रतिहार राज्य के पश्चिमी भाग पर चढ़ाई कर दी और उस पर छा गए, परंतु बाणभट्ट प्रथम जो शक्तिशाली प्रतिहार राजा था और जिसने 725 से लेकर 740 ईस्वी तक शासन किया, अरबों के विरुद्ध बहुत ही वीरता से लड़ा और विजित प्रदेशों को पुनः प्राप्त करने में सफल हुआ। उसके अपने तथा अपने उत्तराधिकारियों के अधीन मालवा एक बहुत ही समृद्धशाली तथा शक्तिशाली राज्य बन गया। अब हम आते हैं कश्मीर राज्य। कश्मीर राज्य में 7वीं शताब्दी में करकोटा वंश के दुर्लभ वर्धन के अधीन कश्मीर एक स्वतंत्रता राज्य बन चुका था। सिंध पर अरबों के आक्रमणों के समय दुर्लभ वर्धन का पोता चंद्रपीड़ इस राज्य का शासक था, परंतु इस राज्य का सबसे शक्तिशाली तथा सबसे प्रसिद्ध राजा चंद्रपीड़ का भाई ललितादित्य था, जिसने 725 से लेकर 755 तक शासन किया। वह एक महान विजेता तथा सेनापति भी था। उसने कन्नौज के यशोवर्मन को पराजित करके मार डाला। वह युद्ध धर्म तथा भवन कला का एक महान संरक्षक भी था और जिसने मार्तंड के साथ पर प्रसिद्ध सूर्य मंदिर बनवाया। और चौथा पॉइंट पे हम आते हैं जो कि है अफगानिस्तान अथवा हिंदूशाही राज्य। अब अफगानिस्तान और हिंदूशाही राज्य में क्या क्या होता है यह हम आपको बताएंगे। चंद्रगुप्त मौर्य के समय से अफगानिस्तान
भारत का खंड रहा था और 9वीं शताब्दी तक ऐसा ही चलता रहा। अरब आक्रमण के समय इस तथाकथित हिंदुशाही राज्य का शासक कौन था और इसकी सीमाएं कहाँ तक थी, ये बातें निश्चय से नहीं बताई जा सकती, परंतु इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह राज्य उस समय एक महत्वपूर्ण स्वाधीन हिंदू राज्य था। अब आते हैं सिंध का राज्य। भारत के दक्षिण पश्चिम में सिंध का सुदृढ़ राज्य था, जो कभी तो हर्ष के राज्य का एक खंड रहा परंतु स्वाधीन बन गया। सिंध के एक ब्राह्मण मंत्री चचा ने सुदृढ़ राज्य को ठुकराकर वहां अपना एक ब्राह्मण राज स्थापित कर दिया। चाचा के बाद उसका भाई चंद्र सिंहासन पर बैठा। सिंध पर अरबों के आक्रमणों के समय चाचा का पुत्र दाहिर सिंध पर शासन कर रहा था। उसके राज्य में केवल निरून, सेवान, ब्राह्मणवाद और सिंध की राजधानी हलोल शामिल थी। स्वयं एक ब्राह्मण शासक होते हुए वह बुद्ध धर्मी प्रजा के विरुद्ध कई कानून पास कर दिए थे। लोगों को रेशमी कपड़े पहनने की मनाही थी, ना ही वे हथियार उठा सकते थे और ना ही सुसज्जित घोड़े की सवारी कर सकते थे। उन्हें नंगे पांव नंगे सिर चलना पड़ता था। ये सभी बातों ने राजा को अपनी बुद्ध पूजिका प्रजा के अंदर अप्रिय बना दिया। लोगों ने अपने राजा के विरुद्ध मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों का स्वागत किया। राजा दाहिर अरबों के विरुद्ध लड़ता रहा, अंत में पराजित हुआ और मारा गया। उसका राज्य विदेशियों के हाथ में चला गया। बंगाल का राज्य। अब बंगाल के राज्य में हर्ष की मृत्यु के बाद बंगाल, जिसने कन्नौज का सर्वश्रेष्ठता की पूरी तरह से मना था, एक अत्यंत ही स्वाधीन राज्य बन गया और तब तक बना रहा जब तक कन्नौज के राजा यशोवर्धन ने फिर से नहीं जीत लिया। 8वीं शताब्दी के पहले आंधे ही किसी समय गोपाल ने बंगाल में पाल वंश के शासन की नींव डाली और इन्हीं पालों के अधीन ही बंगाल के आश्चर्यजनक शांति तथा सुख समृद्धि प्राप्त की। अब बचा है नेपाल और आसाम। हर्षवर्धन की मौत के बाद उत्तर पूर्व में नेपाल और आसाम भी स्वतंत्र राज्य बन गए थे, परंतु दुर्गति होने के कारण वे 8वीं शताब्दी के आरंभ में हमारे देश की राजधानी में बढ़ चढ़ के भाग ना ले सके। अब आते हैं दक्षिणी भारत के राज्य में, जो कि है पल्लवों की कांची राज्य। दक्षिण के सबसे महान राज्य पल्लवों का राज्य था, जिसकी राजधानी कांच थी। 8वीं शताब्दी के में सिंह विष्णु पल्लवों का शक्तिशाली राजा था, जिसने अपने सभी दक्षिणी पड़ोसियों को पराजित कर दिया था और चोल देश को हथिया लिया था। 8वीं शताब्दी के आरंभ में पल्लवों और चालुक्यों के बीच में एक घोर युद्ध चल रहा था, जिसमें आखिरकार चालुक्य लोग विजयी हुए और कांची में उन्होंने अपना शासन स्थापन कर लिया। इस प्रकार जब अरब के लोग सिंध को जीत रहे थे, तो चालुक्य लोग पल्लवों को कांची राज्य से बाहर निकालने के लगे हुए थे। पांड्य, चोल और चेर राज्य, ये तीनों दूर दक्षिण में बहुत प्राचीन काल से 3 महान राज्य बने हुए थे। पांड्य राज्य, जिसमें आज का मथुरा तथा तिरुचिरापल्ली शामिल थे, और चोल राज्य, जिसमें आज का मैसूर और मद्रास शामिल थे, और चेर राज्य, जिसमें आज का कोचीन और ट्रावनकोर सम्मिलित थे। ये राज्य एक दूसरे से लड़ते रहते थे। इनके प्रदेशों में उथल पुथल मची रहती थी। अब इन सब का निष्कर्ष क्या निकलता है? सिंध पर अरबों की विजय के समय उत्तरी और दक्षिणी भारत में फूट और झगड़े की दशा बनी हुई थी। बाद में आने वाले तुर्क से भिन्न रूप में अरब लोग ऐसे अवस्था का पूरा लाभ ना उठा सके और अपनी विजय को सिंध तथा मुल्तान के पार ना फैला सके। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। उसके बाद इसके कई सारे पार्ट्स मुझे बनाने पड़ेंगे। इस्लाम का उदय इतना छोटा चैप्टर नहीं है जो कि ख़त्म हो जाएगा। आप लोग कंटिन्यूसली
सपोर्ट करें हमें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।